राम के बाद शिव की भक्ति, विश्वनाथ के बाद महाकालेश्वर की पारी, 2023 के लिए बीजेपी की प्लानिंग पूरी। महाकाल लोक तैयार है। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी भगवान राम के बाद बीजेपी का फोकस अब भगवान शिव पर है। बीजेपी राम के बाद अब शिव की भक्ति में रंगी नजर आएगी। बीजेपी की शिव भक्ति इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में महाकाल लोक चुनाव प्रचार के केंद्र में भी हो सकता है। हालांकि मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह चरम पर है। भोलेनाथ के दरबार में हमारे विश्व के नेता माननीय मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। काशी के बाद उज्जैन के अंदर महाकाल लोक का कल माननीय मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रथम चरण का पूरा प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर उनकी अगवानी के लिए तैयार है। हम सब के लिए अलौकिक क्षण होंगे, अविस्मरणीय क्षण होंगे और हम सबको किसी न किसी रूप में भागीदारी करना चाहिए। उज्जैन का महाकालेश्वर 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है, जहां महाकाल लोक बनकर तैयार है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी श्रेय ले रही है। कमलनाथ ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। हालांकि बीजेपी की माने तो कांग्रेस झूठ बोल रही है। 2018 में ही शिवराज सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर दी थी। देखिए, ये इवेंट का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है, और जो मैंने किया था महाकाल के लिए ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेंगे। पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको कड़ा जवाब देगी। कांग्रेस शुरू से ही यह आरोप लगाती रही है कि बीजेपी राजनीति में धर्म को आधार बनाती रही है। हालांकि अब बीजेपी भी अब खुले तौर पर यह बात स्वीकारने लगी है कि वो विकास और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये फॉर्मूला कई चुनावों में हिट रहा है। इसके बाद बीजेपी समझ चुकी है कि इस टेस्टेड फॉर्मूले को अगर मध्य प्रदेश समेत अन्य दूसरे राज्यों में भी आजमाया जाए तो इसका लाभ लिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के विकास और हिंदुत्व के फॉर्मूले से टक्कर लेने के लिए क्या रणनीति बनाती है, इसकी तस्वीर भी 2023 में ही साफ होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राजनीति लोक। क्षमा कीजिएगा, जिस तरह से जो चर्चा इस समय मध्य प्रदेश में है, हम सब उसका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं कि जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में स्थित हैं और हम सब की सनातन परंपरा में उसकी मान्यता से जुड़े और सनातन परंपरा से जो न भी जुड़े हों, वो भी ये जानते हैं कि इस तरह का कोई अद्भुत तीर्थ स्थल, धर्म स्थल हो तो उस क्षेत्र में एक अलौकिक वातावरण का निर्माण ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सनातन परंपरा से न भी जुड़े हों, उनके भी रोज़गार और उनके भी, जिस तरह से कश्मीर में आप देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा में परंपरागत रूप से वहाँ मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। तो राजनीति का भी अपना एक लोक है, जैसे महाकाल का लोक है जो त्रिलोकी हैं, तीनों लोक उनके हैं, और राजनीति का अपना लोक है। और राजनीति का ये लोक जो है ये अलग भी है, भिन्न भी है। इसीलिए यहाँ दावे भी होते हैं, प्रतिदावे भी होते हैं। और जिस क्षण मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर ये है कि केदारनाथ और केदारनाथ के बाद वाराणसी और वाराणसी के बाद अब उज्जैनी, तो ये तीनों ही स्थानों पर जहाँ जिस तरह से शिव धाम के आसपास एक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाया गया है और यहाँ श्रद्धालुओं के आने के साथ ही दर्शन के बाद वो किस तरह से आसपास के वातावरण को मनोरम स्वरूप में देखकर वहाँ अपना समय बिताएं, प्रसन्न हों, आनंदित हों और अपनी थकान मिटाकर और अधिक समय बिताकर यहाँ से अपने गंतव्य की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएं। ऐसी संकल्पना है। और माना ये भी जा रहा है कि देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कमोबेश वहाँ सभी तरफ जहाँ
ज्योतिर्लिंग हैं 12, वहाँ पर ये इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अगला पड़ाव इसका ओंकारेश्वर हो सकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि ये उसके समय की घटना है और बीजेपी की तरफ से ये दावा है कि साहब ये तथ्य है, कोई भी देख सकता है, ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेज में है कि शिवराज जी की कैबिनेट ने इस पूरे प्रस्ताव को पारित किया था। ये सही बात है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये दोनों तरफ से बातें उठी हैं, लेकिन ये समय मुझे लगता है कि हमें लगता है कि राजनीति में उलझने के बजाय बेहतर है कि त्रिलोकी जो है उनका तो पूरा लोक ही है और उसमें कांग्रेस और बीजेपी सहित हम सब समाहित हैं, तो वहाँ क्या दावा और क्या प्रतिदावा। बहरहाल उन 3 सवालों को भी देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत रखने की हमारी कोशिश होगी। सवाल नंबर 1, क्या राम के बाद शिव भक्ति बीजेपी की किसी रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या महाकाल लोक का इंपैक्ट 2023 के चुनाव में दिखेगा? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी के विकास और हिंदुत्व के फॉर्मूले का तोड़ कांग्रेस के पास है? तो ये वो सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़े एक ऐसे धार्मिक समागम और अभियान के तौर पर भी बदलने की तरफ बढ़ चली है। जैसे 11 अक्टूबर यानी एक दिन बाद मंगलवार को दीपावली मनाने का अभियान है। हर बीजेपी नेता जो हैं वो धर्मस्थल पर तैनात रहेंगे, करीब 25,000 ऐसे जो मंदिर हैं, और इसी के साथ दीपमालिका दीपावली के पहले प्रसन्नता जताई जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़े अभियान के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है, घर घर पाती पहुंचाई जा रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं स्टूडियो में मेरे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रणाम करता हूं उनको, स्वागत है उनका। हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर उज्जैन से मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। और साथ ही मोर्चा संभाल रही हैं निरंतर वहाँ से हमारी जो साथी संवाददाता हैं, एंकर हैं हमारी शुभांगी सिंह मिश्रा, वो भी वहाँ मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मनोज, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं, फिर शुभांगी से हम बात करके फिर हम अपने दोनों मेहमानों के साथ चर्चा की तरफ मुड़ चलेंगे। मुझे ज़रा समझाइए कि इस पूरे माहौल में जहाँ भक्ति और भक्ति का आनंद खिला हुआ है, और शिव जी तो अनुरागी देव हैं, वो सिर्फ अनुराग ही करते हैं, उन लोगों से भी जो भले ही वैराग्य नहीं विराग का भाव रखते हों, खुद उनके प्रति भस्मासुर को भी उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है भैया, तुझे जैसे भस्म करना हो कर दे। उन्होंने भस्मासुर पर ही अटेम्प्ट कर, भस्मासुर ने उन्हीं पर प्रयास किया। किस तरह से आप देख रहे हैं कि भक्ति तो पूरी तरह से वहाँ प्रवाहित है ही, कुछ राजनीति की भी किसी धारा का अनुभूत किया आपने, अनुभव किया वहाँ? जी मनोज जी। जी देखिए, शिव तो कहते हैं ना राग ना द्वेष, सिर्फ अनुराग, जैसा आपने जिक्र किया। लेकिन बात जब महाकाल लोक की होगी तो वहां राजनीति लोक भी चलेगा, क्योंकि महाकाल लोक की बात कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, शिवराज जी भी कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक कार्यक्रम भी अटेंड किया, अभी मंडप का जो कार्यक्रम था जिसमें प्रशिक्षण दिया गया, तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे थे, तो वहां भी जिक्र इसी बात का था, महाकाल लोक का। महाकाल लोक के बाद ओमकारेश्वर लोक भी दिखने वाला है। तो हम यदि ये बात करें कि सिर्फ धर्म की बात है तो धर्म से राजनीति चलती है, लेकिन राजनीति में धर्म ना आए ये भी संभव नहीं। तो हमें लगता है कि धर्म को बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। वैसे भी राम के साथ अब तो शिव की तरफ काफ़ी अकाट्य भक्ति लोगों की बढ़ी है। धीरे धीरे कर हम देख रहे हैं कि मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है हर एक मंदिर में। लेकिन इस वक्त मैं तो महाकाल लोक यानी महाकाल के द्वार पर ही खड़ा हूँ और यहीं बैठा हूँ। मेरे साथ आनंद शंकर व्यास जी भी है, ज्योतिषाचार्य, पर बहुत अलग, निश्चित रूप से सब कुछ बदल गया और इस बदले हुए स्वरूप में राजनीति भी दिखाई दे रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और व्यास जी से आप चर्चा करिएगा और उनका आशीर्वाद भी लीजिएगा। एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिर्विद परिवार से हैं, अद्भुत शिव भक्त हैं, पूरे परिवार को प्रणाम है और उनका कैलेंडर काफ़ी समय से एक बहुत ही प्रमाणित कैलेंडर माना जाता है। शुभांगी, आपसे सिर्फ मैं उस परिवेश की उस महक को अनुभव करना चाहूँगा जो इस समय पूरे उज्जैन में और उज्जैन से सटे हुए उस कॉरिडोर में है, जिसका बड़ा भव्य स्वरूप हमने देखा है। किस तरह से आपने महसूस किया है
किस तरह से आपने देखा है कि वो परिवेश, वहाँ की एक ऊर्जा और उसी के साथ एक आनंद का वातावरण? जी शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, सबसे पहले तो जय श्री महाकाल आप सभी को। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवों के देव महादेव की नगरी में, उज्जैनी नगरी में। और नज़ारे कुछ इस प्रकार है शरद जी कि क्या महसूस कर रही हूँ, क्या ये महक है, शिवमय ये माहौल है, बयां नहीं कर सकते शब्दों में, आपको तस्वीरें ही दिखाएंगे। चारों तरफ शिव की महिमा का गान हो रहा हो, चाहे वो कलकल बहती शिप्रा हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजनों से ये महाकाल का लोक गूंज रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि राजनीति लोक भी कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन इस वक्त मैं देवलोक में मौजूद हूँ जो राजनीति लोक से ऊपर है। और एक बात और शरद जी मैं कहना चाहूँगी, पूरे देश में दीपावली 24 तारीख को है, लेकिन मध्य प्रदेश में दीपावली या ये कहें बाबा महाकाल की नगरी में दीपावली कल है। और तैयारियां भी कुछ उसी प्रकार है, चाहे आप ये रामघाट की तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ की हो, चाहे महाकाल का भव्य कॉरिडोर हो, या फिर पूरी उज्जैन नगरी हो, दीपों से प्रज्वलित हो चुकी है ये नगरी। शिवमय यहाँ माहौल है, अलौकिक नज़ारे हैं। और उज्जैन में सैकड़ों कलाकार भी ठहरे हुए हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, उन्हीं का इंतजार है हम सभी को। और पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि भव्य महाकाल कॉरिडोर जो कि आधुनिक भी है, साथ ही साथ धार्मिक भावना को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। ये बड़ी सौगात पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलने वाली है। बहुत बिल्कुल ठीक है शुभांगी, आप दृष्टि अपनी नज़र बनाए रखें। मनोज, आप भी व्यास जी से चर्चा करके जिस प्रयोजन के लिए वहाँ उपस्थित हैं उसको पूर्ण करें। और बहुत धन्यवाद कि आप दोनों के चेहरे पर भी दिन भर सघन परिश्रम के बाद भी थकान का कोई अंश नहीं है, तो कहना ही होगा जय श्री महाकाल। उनकी ऊर्जा आप अपने भीतर समेट कर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहिए। और दोनों का, हमारे इन दोनों साथियों का बड़ा प्रिय धर्मस्थल है उज्जैन। और मैं फिर कहूँगा कि सनातन परंपरा और उससे न भी जुड़े व्यक्तियों का ये एक अद्भुत स्थान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए अब हम लौटते हैं बातचीत की तरफ। सबसे पहले मैं चलता हूं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी की तरफ मैं चलना चाहूँगा। शर्मा जी, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा अवसर है, सभी प्रसन्न भी हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा पर मैं छोड़ता हूं कि आप देवलोक से या महाकाल लोक से राजनीति पर आना चाहें, तो ये आपकी इच्छा है। क्या कहेंगे आप पूरे इस अद्भुत समागम को लेकर? और अगर कोई राजनीतिक तत्व भी आपको लगता है तो ये आपके ऊपर है। जी जी शरद जी, आप राजनीतिक लोग जी, माने बीजेपी ने कह दिया महाकाल लोक, और तीनों लोगों के स्वामी को एक लोक में या राजनीतिक लोक में क्यों बांधना चाहते हैं, हम तो ये समझ में नहीं आ रही बात। तो लोग स्वामी हैं वो तो सबके लिए पूज्य हैं जी, और पूरे तीनों लोग जिनके अधीन हैं उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह या राजनीति का ठप्पा क्यों लगाना चाहिए जी। इसलिए यदि कोई हम अपने पक्ष को रखते हैं, इसलिए रखने की जरूरत पड़ी कि भाजपा गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसका तीनों लोग के स्वामी का राजनीति लोग क्यों मनाया जा रहा है, राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? हमने कभी नहीं कहा। 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के टाइम पर मीटिंग हुई, कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर हुए और मई 2019 में 97 करोड़ रुपए के 300 करोड़, सॉरी 3 लाख नहीं, 300 लाख नहीं, 300 करोड़ रुपया जी। और कह तो दिया आपने सब कुछ जी। इसमें जी 97 करोड़ रुपए के टेंडर जारी होकर वर्क ऑर्डर निकल गया जी। अरे कम कम कुछ से तो मानो कि सब लोग मिलके भगवान के काम को तो एकजुट होके कर लो। वो एकजुट होके करने की बात है। हमारे लिए ज्योतिर्लिंग इतने महत्वपूर्ण है, पूरे हिंदू समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, दुनिया में जहां जहां भी हिंदू वर्ग के लोग हैं उन सब के लिए, परंतु उस पर राजनीति श्रद्धा नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं। एक अच्छे काम को अच्छी भावना से करना चाहिए। यदि कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने इस काम को हाथ में लिया है तो उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर या उनको अध्यक्षता, उनको श्रेय देने की बजाय आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि नहीं ये तो हमने करा है, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो। और फिर अभी तो प्रथम चरण है ये, 1300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए नहीं, इतने ही और करोड़ रुपए लग जाएंगे। 300 करोड़ रुपया प्रथम चरण पूरा हुआ है, अभी 2 चरण जाके पूरा होगा। और सबसे बड़ी इसमें आपत्ति की बात ये भी है
कि महाकाल कॉरिडोर के नाम पर या महाकाल आदि पुराने समय से ऐतिहासिक नाम महाकाल वन, उसका नाम बदल के आप महाकाल लोक कर रहे हो। महाकाल वन के नाम से प्राचीन नाम है पूरे ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग का उज्जैन के लोगों से पूछ लीजिए आप। और यदि वहां कॉरिडोर बंद है तो मैं टिप्पणी लेता हूं डॉक्टर साहब की, फिर आता हूं दूसरे राउंड पर आपकी तरफ। जी, लोगों की पहचान बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? डॉक्टर यहाँ भी नाम डॉक्टर हितेश वाजपेयी लगाएंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग आज रखा है और कल मध्य प्रदेश के लिए और हमारे सिद्धपीठ जो है श्री महाकालेश्वर परिसर के लिए, यात्रियों के लिए, वहाँ आने वालों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत अच्छा प्रकल्प कल लोकार्पित होने जा रहा है शरद जी। और मैं बहुत ज़्यादा राजनीति इसलिए नहीं करना चाहता कि इस पूरे विचार की उत्पत्ति ही संतों द्वारा हुई थी। और चूँकि उस समय मैं कॉरपोरेशन का अध्यक्ष था, आपको याद होगा, और सिंहस्थ का दौर था, तो हम लगातार उनके साथ वहाँ पर रहते थे। तो उस समय 2016 की बात है शरद जी की, सभी को महसूस हुआ और हर सिंहस्थ में आपने देखा है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात वहाँ निकल कर आती है कि इसका विस्तार अवंतिका नगरी का किस प्रकार से आगे होना चाहिए। तो उसमें ये निकल के आया कि श्री महाकालेश्वर परिसर में एक स्थान ऐसा हो जहाँ लोग बैठ सकें, जहाँ लोग शिव पुराण और उससे संबंधित जो बातें हैं उसको समझ सकें। तो लगभग जैसे इस परिसर में आप देखेंगे तो लगभग 190 जो शिव जी की कहानियाँ हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, कथाएं हैं, वे सब वहाँ पर परिलक्षित की गई हैं। तो ये श्री महाकालेश्वर परिसर की जो एक शिव वीथिका जैसी चीज़ हम कहें वहाँ क्रिएट हुई है, जहाँ दुनिया भर से लोग आके उसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग आते हैं और जब वो देखते हैं, उन तस्वीरों को देखते हैं, उन मूर्तियों को देखते हैं जो कथात्मक हैं शरद जी, तो उन कथात्मक, आप तो खुद ही देख के आए हैं, तो उन कथात्मक कलाकृतियों को देखकर वे समझ पाएंगे कि शिव साहित्य है क्या। और देखिए, श्री महाकालेश्वर तो तीनों लोकों के स्वामी हो, तो उसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, त्रिलोकीनाथ कहते हैं हम उनको। और अवंतिका नगरी तो पूरे पृथ्वी पर ही राज था। अवंतिका तो वो राज्य रहा है जिसका पूरे पृथ्वी पर राज था। और जब दूषण ने अपना प्रदूषण फैलाया तो उस दूषण के जो काल को ध्वस्त लेकर साथ चलने वाले दावे को ध्वस्त करने के लिए श्री महाकालेश्वर ने अवतरित हुए वहाँ पर, और फिर उन्होंने उस काल के दावे को वहाँ ध्वस्त किया शरद जी। तो मुझे लगता है ये सब बातें आज चलिए हम इस अवसर पर कर पा रहे हैं। तो जब 2016 में संतों ने ये आग्रह किया, वहाँ की समिति ने आग्रह किया कि हमको इस प्रकार से महाकालेश्वर मंदिर परिसर का निर्माण करना चाहिए, तो उसके बाद 2017 में फिर विशेषज्ञ बैठे, जिसमें वास्तुविद भी थे, कुछ विषय के विशेषज्ञ भी थे जो शिव पुराण पर और बाकी चीज़ों पर अपना अध्ययन रखते हैं शरद जी। तो उन सब ने मिलकर तय किया कि इसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया 2017 में, ये भी विशेषज्ञ और संतों द्वारा आया। ना इसमें कांग्रेस थी ना बीजेपी थी, पर शिवराज जी तो थे ही, शिवराज जी तो 18 साल से हैं। फिर उसके बाद 2018 में कैबिनेट में ये पूरा प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई 2 चरणों में हम इसको पूरा करेंगे। और उसके बाद साहब चुनाव आ गया, हमारी सरकार नहीं रही, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार आई शरद जी, तब संतों ने फिर आग्रह किया। 2-4-6 महीने तो आपको पता है कैसे ही निकल गए थे। फिर संतों ने फिर आग्रह किया, तो उस फाइल में थोड़ा मूवमेंट हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है जो शर्मा जी कह रहे हैं। पर शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, आप 97 लाख की बात कर रहे हैं, 97 करोड़ की, 81 करोड़ रुपए तो इस प्रथम चरण की राशि में श्री महाकालेश्वर मंदिर से ही डाले जा रहे हैं, जो भक्त चढ़ावा देते हैं। तो ये राशि कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। ये भी लगता है डॉक्टर साहब कि ये समय इस तरह की चर्चा के लिए बिल्कुल मेरा भी अनुपयुक्त है, डिलीटेड, और ये बताता है कि हमारी दृष्टि में राजनीति ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, मैं बहुत अच्छा आपने कह दिया जी, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ राजनीति को, क्योंकि अब ये आप सोचिए, मैं अंतिम बात अपनी पूरी कर दूं सर, आपने कह दिया तो अब मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। ये क्रोनोलॉजी मैंने इसलिए बताई कि किस प्रकार से आखिर हम आज यहाँ तक पहुंचे। अब ये सर जो बनकर तैयार हुआ है, इसमें अभी बहुत काम होना है शरद जी, जैसे शर्मा जी बता रहे हैं ना, और हम सबको मिलकर करना है भाई। इसमें कोई एक अकेला, अच्छा, श्री महाकालेश्वर परिसर जो है पूरा, वो जिसको महाकाल लोक, श्री महाकाल लोक कहा गया है,
तो उसका श्री महाकालेश्वर से मतलब नहीं, वो परिसर का एक नाम है उस जगह का, जैसे अपन किसी हॉल का रख देते हैं ना शर्मा जी, उस प्रकार का है वहाँ महाकालेश्वर। भगवान को कोई क्या नाम देगा साहब, तो भगवान को नाम नहीं दिया जा रहा, वहाँ की रचना को है। इसका विस्तार जो है ये कई वर्षों तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है शर्मा जी, कई वर्षों तक चलेगी। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ठीक है, हम कहते हैं हमने उसकी लड़ाई लड़ी, आपने कुछ नहीं किया, ये बात सच है, लेकिन इसके निर्माण में अब बहुत सारे कांग्रेसी भी लगेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं लगेंगे। ये कोई कांग्रेस बीजेपी का विषय थोड़ा ना है, ये सभी सनातनियों का विषय है, सब लोग लगेंगे। दिग्विजय सिंह जी भी अब बोलते मैंने चंदा दिया, आप ध्यान करो, अब बोलने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसीलिए तो इसीलिए सब लोग अच्छे मन से करिए साहब। और कमलनाथ जी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कल आमंत्रित हैं, आज विश्वदत्त शर्मा जी ने इस बात को कहा है। शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सब आमंत्रित है। दूंगा शरद जी आपकी ओर से, बिल्कुल, आपको बहुत बिल्कुल। मानते हैं वो। मैं कमलनाथ जी से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि उन्हें भी इस उत्सव में शामिल होना चाहिए एक भक्त के रूप शर्मा में। जी भी आमंत्रित हैं और सभी लोग, कांग्रेस बिल्कुल। के, और इसमें किसी को आमंत्रण या पीले चावल की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेशी सभी हैं और मध्य प्रदेश के गौरव और मध्य प्रदेश के सम्मान से जुड़ा एक अद्भुत कार्यक्रम है। सरकार भी आपकी है सर, जी। मध्य प्रदेश की सरकार है मध्य जो प्रदेश कर की रही है। सरकार है और शिवराज जी हमेशा ये बात कहते भी हैं कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति किसी दल का नहीं होता, वो उस पूरे राज्य का है। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद जो है, वो जितने मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं उतने कांग्रेस के और मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से ज़्यादा जनता के हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक बड़ा होने का, एक बड़ा बनने का अवसर भी हमारे सामने है कि इस बड़े अवसर पर अगर हम राजनीति को किनारे रखकर ये कहें कि ये अवसर प्रधानमंत्री के आगमन का है, हम उनका स्वागत करते हैं, और जिस तरह से महाकाल और उनके आसपास के पूरे परिवेश को एक नए स्वरूप में उसका निर्माण और उसको आकार दिया जा रहा है, उसका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और बाकी जो हमारी राजनीतिक विचारों की लड़ाई है वो 2023 और उसके पहले जिस तरह से जारी है वो तो चलती ही रहेगी। मुझे लगता है शर्मा जी ये विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कम वक्त है मेरे पास, एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूँगा कि कांग्रेस को ये चीज़ें, मैं नहीं कहता कि समझने की ज़रूरत है, लेकिन बेहतर मसला यही है कि इन सब चीज़ों का स्वागत करना ये आपको भी बड़ा बनाता है, कांग्रेस को भी बड़ा बनाता है। जी नहीं शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक किया और ठीक कहा है ये आपने, और हम इसको विवादास्पद नहीं बनाना चाहते। हम सबके लिए गौरव की बात है, महाकालेश्वर का इतना भव्य निर्माण यदि हो रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है। हमें जो आपत्ति है श्रेय लेने पर या उसका राजनीतिकरण करने श्रेय पर, तो महाकाल का है शर्मा जी, इसमें कौन श्रेय ले सकता है? श्रेय तो महाकाल का है, उन्हीं के स्वामी है वो। हाँ, वो स्वामी, आपने स्वयं कहा कि वो त्रिलोक के स्वामी है, तो यहाँ तो श्रेय की कोई बात ही नहीं है। जी, सब सेवा क्या के साथ। आशीर्वाद से ये काम हो रहा है जी, परंतु उनके नाम का भी उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया कि उनके आशीर्वाद से हो रहा है ये। नहीं, हमेशा। चलिए नहीं, देखिए, सारा वहाँ सारा कैबिनेट जिक्र, की जो सारा बैठक उल्लेख हुई है, वहाँ श्री महाकालेश्वर को स्वयं विराजित करके हुई है, उन्हीं का उल्लेख है और उन्हीं का जिक्र है। कांग्रेस सरकार ने जी। किया, उसका उल्लेख करने का तो चलिए, सवाल ही नहीं है। मैं हम सबको फक्र है, वक्त- इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, पर इस ये पर आपका राजनीति नहीं बिल्कुल होना चाहिए। सही जेस्चर है, और जिस मैं इसका तरह से स्वागत करता हूं। इन्हें सम्मान देना चाहिए प्रदेश के पूर्व पूरा मुख्यमंत्री पूरा को। सम्मान है उन्होंने और डॉक्टर किया, वाजपेयी बुलाना चाहिए था ने इन्हें। खुद आमंत्रित किया है आपको बिल्कुल। भी, आपके कमलनाथ जी प्रदेश को भी। पीसीसी चीफ बिल्कुल साहब आए। को भी, कमलनाथ जी को भी, और तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। बहुत कई नाम धन्यवाद नहीं है शर्मा जी, इसमें। बहुत कमलनाथ धन्यवाद जी डॉक्टर का हितेश कई नाम वाजपेयी नहीं जी है। कमलनाथ और हमारे जी का कई साथी नाम जो नहीं है, उज्जैन से शरद हमारे जी। साथ जुड़े। कई आगे नाम नहीं देखिए है। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नक्सलवाद, वॉर। नमस्कार।